We are starting today AS5. AS5, and the name of this AS is net profit or loss for the period. Then there's a comma, and after it prior period item, net profit or loss for the period, prior period item, and changes in accounting policies. So this is the name of the accounting standard AS5. इस accounting standard में आपको तीन चीजें कवर करनी है. You have to study three different things. क्या क्या? एक है net profit और loss for the period, ये सीखना है. Then the other item is prior period item. We'll learn कि what is prior period item. And the third item is changes in accounting policies. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. व्हाट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5 इज गोइंग टू टेल यू. अगर आपको किसी भी एंटिटी का प्रॉफिट लॉस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल, परचेज और दुनिया भर के उसके खर्चे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सो ऑन. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताएगा? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताएगा कि जितने भी आइटम्स को आप यूज करके प्रॉफिट लॉस निकालते हो उस आइटम का नेचर क्या है. ठीक है, उन आइटम की क्लासिफिकेशन बताएगा और साथ ही साथ आपको यह बताएगा कि किस आइटम का डिस्क्लोजर किस तरीके से पीएल में होना चाहिए. क्या हम कुछ आइटम खर्चों को इकट्ठा एग्रीगेट करके क्लब करके सीधे लिख सकते हैं? जैसे मेरी एंटिटी में 100 रुपए के, 50 रुपए के बड़े सारे छोटे मोटे खर्चे हुए हैं. ठीक है, कुछ 200 रुपए का रिपेयर है, 300 रुपए का कोई दूसरा चार्जेस है. तो क्या इन सबको क्लब करके हम टू अदर चार्जेस ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं, कि हमें अलग अलग ही आइटम को पीएल में रिप्रेजेंट करना होगा, डिस्क्लोज करना होगा. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड 4 कंपोनेंट से बना होता है. ठीक है, ये बताएगा कि 4 कंपोनेंट से बने होते हैं और किसकी कैसी डिस्क्लोजर चाहिए ये बताया जाएगा. तो वो 4 कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे स्टैंडर्ड का. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा देन विल गो टू द टेक्स्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड. नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बनता है ऑर्डिनरी आइटम से. दूसरा एक्सेप्शनल आइटम. तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम. और चौथा अकाउंटिंग एस्टीमेट. So what all items do we have in our profit and loss account? We have ordinary item, we have exceptional item, we have extraordinary item, and we have accounting estimates. What is ordinary item? Ordinary item का मतलब होता है रेगुलर और रूटीन आइटम. जो आइटम रेगुलरली रूटीन बेसिस पे होते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डिनरी आइटम. जैसे सेल का होना. सेल क्या है? एक रेगुलर आइटम है, हमेशा होता रहता है. रेंट हमेशा पे करते रहते हैं, हर महीने पे कर रहे हैं. ठीक है, जो ट्रांजैक्शन रेगुलर नेचर के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी आइटम. तो लिखिए, व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी आइटम? दिस इज रेगुलर और रूटीन आइटम. इनफैक्ट आप ऐसा समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को समझते समझते हम लोग पूरे स्टैंडर्ड की समरी बना लेंगे. ठीक है, रेगुलर और रूटीन आइटम. एग्जाम्पल उसके
इसका एग्जाम्पल हो गया सेल्स, परचेज। पीएल में सेल्स दिखता है, परचेज दिखता है, रेंट दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऑर्डिनरी आइटम है। टेलीफोन, व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम? एक्सेप्शनल आइटम हम कहते हैं इर्रेगुलर आइटम्स को, इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शनल आइटम भी ऑर्डिनरी आइटम ही है, लेकिन इर्रेगुलर नेचर के जो ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्सेप्शनल आइटम। बेसिकली ऐसे समझिए, ये स्टैंडर्ड 3 आइटम बताता है आपको, कहता है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टिमेट्स। क्या क्या बोलता है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एस्टिमेट्स। अब बहुत धीमी आवाज में, एक होता है ना बहुत धीरे से किसी बात को एक्सप्रेस करना, तो इस एक्सेप्शनल आइटम को बहुत धीरे से बोलता है, ठीक है। इनफैक्ट इस टर्म को यूज किए बिना इस बात को बताता है कि कुछ ऑर्डिनरी आइटम ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर नेचर के भी होते हैं, ठीक है। तो इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स, एग्जाम्पल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्या ये रेगुलरली होते हैं? नहीं, ये इर्रेगुलर नेचर के हैं, लेकिन ये भी ऑर्डिनरी आइटम ही है। तो लिखिए क्या क्या? प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज राइट ऑफ इन्वेंट्री? मेरे पास स्टॉक 5 लाख रुपए का है, जिसमें से 3 लाख रुपए का स्टॉक तो पिछले 10 सालों से बिक ही नहीं रहा है, और हमें समझ में आ गया है वो बिकेगा भी नहीं, तो हम 3 लाख रुपए के स्टॉक को क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। दैट इज राइट ऑफ इन्वेंट्री। ये भी इर्रेगुलर आइटम है, हमेशा नहीं आप करते हैं, बट इट्स एन ऑर्डिनरी आइटम। लिटिगेशन एक्सपेंसेस, व्हाट इज लिटिगेशन एक्सपेंसेस? कोर्ट कचहरी के खर्चे, ठीक है। अगला लिख लीजिए कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस, कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस। आइए इन दोनों में अंतर समझाएं, व्हाट इज लिटिगेशन एक्सपेंस एंड व्हाट इज कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस। पता है किसी ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया है कि हमने सही मटेरियल उन्हें सप्लाई नहीं किया, तो हमने एडवोकेट को केस फाइट करने के लिए पैसे दिए, उसे कहा जाता है लिटिगेशन एक्सपेंसेस। हम केस हार गए और इसलिए हमें 2 करोड़ रुपए का कंपनसेशन पे करना पड़ गया सामने वाली पार्टी को, इसे कहा जाता है कंपनसेशन ऑन लॉस ऑफ केस, ठीक है। राइट बैक ऑफ प्रोविजन, व्हाट इज राइट बैक ऑफ प्रोविजन? आप जितने भी प्रोविजन बनाते हैं, पता है वो क्या होता है? एस्टीमेट्स, ये होता है एस्टीमेट्स। एंड व्हाट इज राइट बैक ऑफ प्रोविजन? आपने प्रोविजन बनाया लेकिन वो खर्चा हुआ ही नहीं, तो आपने क्या किया? उस प्रोविजन को राइट बैक कर दिया, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम। क्या आपको ऑर्डिनरी आइटम और एक्सेप्शनल आइटम बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को समझेंगे। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड व्हाट इज एक्सेप्शनल आइटम? एक्सेप्शनल आइटम का मतलब होता है वो आइटम जो कम होता है। व्हाट इज एक्सेप्शनल? ऑर्डिनरी हमेशा होता है, ऐसे बोलिए, ऑर्डिनरी हमेशा होता है, एक्सेप्शनल कम होता है। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जो नॉर्मली नहीं होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ऑर्डिनरी हमेशा होता है, एक्सेप्शनल कम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉर्मली नहीं होता है, होता ही नहीं है। जैसे भूकंप आ जाना, भूकंप आया और लॉस हो गया आपको। क्यों लॉस हो गया? बिल्डिंग ही उड़ गई, स्टॉक ही आपका सारा चला गया भूकंप में, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आग लग गई आपकी दुकान में, माल जल गया सारा, उसकी वजह से लॉस हो गया, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है वो आइटम जो नॉर्मली होते ही नहीं है, ठीक है। और एक्सेप्शनल का मतलब क्या है? कम होते हैं,
ठीक है, तो आप कहीं अगर लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख लीजिए इस बात को। ऑर्डिनरी का मतलब है नॉर्मली होता है, एक्सेप्शनल का मतलब है कम होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है कि नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अब हम डिफाइन कर रहे हैं, जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर। और एक खास बात अब इसमें ऐड करने जा रहे हैं जिससे रियल डिस्टिंक्शन आपको पता चलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल में। जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर एंड ऑल्सो डज नॉट arise from ordinary item। Generally not expected to occur and also does not arise from ordinary item। चलिए आप आंसर कीजिए। अब दुकान में आग लग जाने से माल जल जाता है, इसकी वजह से नुकसान हो जाता है। ये जो लॉस आपको हुआ है ये कौन सा आइटम है, ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, एक बात बताइए, दुकान में आग लगातार हर दिन लग रही है, पिछले एक हफ्ते में लगातार 7 दिन आग लगी है, अब ये क्या है? रेगुलर नेचर का हो गया, इज इट ऑर्डिनरी आइटम? बोलिए, हम तो कह रहे हैं लगातार आग लगते ही जा रही है, लगते ही जा रही है, कभी कभी होता है, अब ये नहीं पोजीशन है, लगातार 7 दिनों से आग लग रही है, ऑर्डिनरी हो गया? नहीं, स्टिल इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स की दुकान में लगातार 7 दिनों से आग लग रही है, ठीक है, और आप इस आइटम को ऑर्डिनरी आइटम कह देंगे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी एक मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई को देख के बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको देख के बनाया जा रहा है? द इंटायर इंडिया एट लार्ज। ठीक है, यानी किसी एक के लिए एक आइटम अगर नॉर्मल हो जाए तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से नॉर्मल आइटम, ऑर्डिनरी आइटम नहीं कह देंगे। ठीक है, आग लगना अपने आप में ही क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, बताइए, फ्लाइट क्रैश हो गई, एक कंपनी है, एयरलाइन कंपनी है, उसकी फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो लॉस हो गया, ये आइटम कैसा कहेंगे हम? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ध्यान से सोचिएगा और आंसर कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइए। हम एक एयरलाइंस कंपनी है और मेरी एक फ्लाइट क्रैश हो गई, नुकसान हुआ हमें, मेरी एक एसेट जल गई, नुकसान हो गया। आपको बताना है इसे कहां ले जाए, ऑर्डिनरी आइटम कहें, एक्सेप्शनल आइटम कहें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहें? ऑर्डिनरी वो होता है जो रेगुलरली होता है, एक्सेप्शनल कम होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नॉर्मली नहीं होता है। कहां डालेंगे? बोलिए, इज इट एन एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? जो लगे वो आंसर कीजिए। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर हम एक एयरलाइंस कंपनी है, मेरी फ्लाइट जल जाएगी, तो हम ये नहीं कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ये तो कम होता है, होता तो वही है, ये कम होता है। अरे ये नहीं होता है। ठीक है, क्या हम बिजनेस करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं कि मेरी फ्लाइट क्रैश कर जाएगी, भूकंप आ जाएगा। पिछले 4 दिनों से लगातार भूकंप आ रहा है, 5वें दिन भी यही अनुमान लगा के बैठे भूकंप आ जाएगा। अरे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। क्लियर है बात? फ्लाइट का क्रैश करना ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये नॉर्मली बिजनेस में होना या कम बिजनेस में होना ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या सोच के देखिए, क्या हम एक एयरलाइंस कंपनी है और हम प्रोविजन बना के बैठे हैं कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगी, कोई चढ़ेगा क्या मेरी फ्लाइट में? अरे ये तो दूर दूर तक भी नहीं सोचा जाता है कि फ्लाइट क्रैश कर जाएगी। क्लियर है बात सबको? तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब जो हम बात कहने जा रहे हैं वो बात ध्यान से समझिएगा। यहां पे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो होते हैं जो डज नॉट अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम, वो ऑर्डिनरी आइटम की वजह से भी नहीं हो सकते। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरा बैड डेप्ट हो जाता है, हमने सेल किया, बैड डेप्ट हो गया वो पैसा, ये क्या है? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैसा नहीं आया मेरा, ये कैसा आइटम है? इज इट एन ऑर्डिनरी आइटम? दिस इज एन एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? क्या है ये? ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ पैसे नहीं भी आते हैं, बैड डेप्ट होता है बिजनेस में, ठीक है। एक बात बताइए, एक डेटर को हमने 10 करोड़ रुपए का माल दिया था, एंड आई कुड नेवर एक्सपेक्ट कि इसका पैसा भी डूब सकता है, चांस ही नहीं है, वो पैसा डूबना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। बहुत बड़ा आदमी है जिसको हमने माल दिए था, वो पैसा डूब जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू ऑकर, ये हुआ है। हमने डेटर को माल जिसको दिया है उसका पैसा डूब जाना चाहिए था, इसका चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैसा डूब गया। अब ये कौन सा आइटम है? हाँ, इज इट एन एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम? हाँ, चलिए, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस इसमें क्लासिफाई कीजिए। एक्सेप्शनल भी तो ऑर्डिनरी ही होता है, एक्सेप्शनल भी एक ऑर्डिनरी आइटम ही होता है जो कम होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी आइटम। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होते हैं जो ऑर्डिनरी आइटम की वजह से नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैड डेप्ट होना अपने आप में ही क्या है? ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। और उसको अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी हो गया है, तो भी वो ऑर्डिनरी आइटम की कैटेगरी में रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वही होता है जो ऑर्डिनरी आइटम नहीं होता है और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। भूकंप आना ये एक ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ये बात। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, इन सब की वजह से जो लॉस होता है या फिर इंश्योरेंस क्लेम आता है, देखिए पीएल में डेबिट आइटम भी होते हैं, क्रेडिट आइटम भी होते हैं। डेबिट आइटम एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिट आइटम आपकी इनकम है, ठीक है। तो ये सभी आइटम डेबिट या क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं। अगर अर्थक्वेक, फायर और फ्लड की वजह से लॉस हुआ है तो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच इज टू बी डेबिटेड, and in case you have received an insurance claim, this is an extraordinary item which is to be credited to profit and loss account. Now coming to accounting estimates, पता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ ऑर्डिनरी आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होते हैं, एस्टिमेट्स भी होते हैं। व्हाट इज एस्टिमेट? प्रोविजंस, ठीक है। आप बड़े सारे प्रोविजन डालते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, आप कई सारे प्रोविजंस डालते हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब क्या है? एग्जांपल इसके लिख लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, और भी आप एस्टिमेट लेते हैं। जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये बताइए, जब आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजों को एज्यूम करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। बताइए क्या क्या? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रीशिएशन यू नीड टू टेक एन एस्टिमेट। व्हाट आर दोज एस्टिमेट्स? यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो आप स्क्रैप वैल्यू भी एक एस्टिमेशन करते हैं जिसकी वजह से अकाउंट्स तैयार होता है। और क्या बोला आपने? यूजफुल लाइफ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि while doing accounting we make certain estimates also, ठीक है।
तो ये रहा वो 4 आइटम जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है। एक बार रिपीट करते हैं, ऑर्डिनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और अकाउंटिंग एस्टिमेट। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब होता है प्रोविजंस, ठीक है, एंड सर्टेन अदर एस्टिमेट्स लाइक यूजफुल लाइफ, जो आप क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू डू योर अकाउंटिंग। ऑर्डिनरी आइटम वो आइटम है जो जनरली होते हैं, एक्सेप्शनल वो है जो कम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो नॉर्मली नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड क्या कहता है वो सुनिए। अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि जितने रेगुलर और रूटीन आइटम है, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट डिस्क्लोजर इन पीएल रिक्वायर्ड। व्हाट डज इट मीन कि आप अगर सेल करते हैं ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, डी आइटम का, तो आप ए बी सी डी अपने पीएल में सेल के नीचे ए बी सी डी 4 आइटम लिखे, जरूरी नहीं है बाई सेल लिख देंगे काम चलेगा, ये कह रहा है। और शायद आप करते भी ऐसा है, आप करते भी यही है, आप ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं पीएल में बाई सेल ऑफ ए, बाई सेल ऑफ बी, बाई सेल ऑफ सी, बाई सेल ऑफ डी, आप बाई सेल लिख देते हैं। यही कह रहा है ये स्टैंडर्ड, कहता है कि जितने ऑर्डिनरी आइटम होते हैं उनकी सेपरेट डिस्क्लोजर पीएल में रिक्वायर्ड नहीं है, आप अगर उसे एक साथ भी लिख देंगे तो चलेगा। परचेजेस भी वैसे ही मेरे 4 आइटम के थे, तो यू नीड नॉट क्लासिफाई परचेजेस ऑन द फ्रंट ऑफ पीएल। व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन सिंपली राइट 2 परचेजेस, दैट विल वर्क, राइट। अब एज फार एज कन्वेंस एक्सपेंसेस इज कंसर्न, तो कन्वेंस के खर्चे में भी बड़े सारे खर्चे थे, ठीक है, लोकल ट्रेन के खर्चे थे, मेट्रो के खर्चे थे, कार कैब की गई थी उसके भी खर्चे थे, और कुछ रिक्शा वाले खर्चे थे। तो क्या आप उस कन्वेंस के खर्चे को क्लासिफाई करके प्रेजेंट करने की आवश्यकता है? नहीं, ये ऑर्डिनरी आइटम है, आप इसे एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर आइटम जो है, इर्रेगुलर ऑर्डिनरी आइटम्स यानी कि एक्सेप्शनल आइटम, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। ठीक है, ये तो यू नीड सेपरेट डिस्क्लोजर। व्हाट डज इट मीन कि आप मर्ज नहीं कर सकते हो दूसरे आइटम के साथ। सपोज आपने इस बार 2 मशीन बेची है और दोनों मशीन में आपको फायदा हुआ है, एक मशीन को बेचने में 500 रुपए का फायदा, दूसरी मशीन को बेचने में 300 रुपए का फायदा, तो क्या हम बाई प्रॉफिट और सेल ऑफ मशीनरी 800 रुपए लिख सकते हैं? नहीं, आपको इसे अलग अलग डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? आपने इन्वेस्टमेंट सेल की है, अलग अलग प्रॉफिट लिखना ही पड़ेगा। आप 3 केसेस इस बार लूज किए हो, एक केस में कंपनसेशन दिए थे 1 करोड़, दूसरे में 2 करोड़ और तीसरे केस में 1.5 करोड़ रुपए। क्या आप इकट्ठा लिख सकते हैं टू लॉस कंपनसेशन पेड ऑन लॉस ऑफ केसेस और एग्रीगेट करके? नहीं, आपको हर केस को अलग अलग प्रेजेंट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो एक्सेप्शनल आइटम में सेपरेट डिस्क्लोजर, वेयर इज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी आइटम सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल आइटम अपने आप में ही क्या है? ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। तो व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? इसके लिए देखिए एक अलग बात कही गई है, डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल known separately। एक्सेप्शनल आइटम को हम कह रहे थे कि सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है, यहां ये कह रहे हैं इसे इस कदर डिस्क्लोज करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पे इसकी वजह से कितना असर आया है वो अलग से समझ में भी आ जाए। सेपरेटली सिर्फ डिस्क्लोज करना है ये नहीं, इस कदर डिस्क्लोज करना है कि इस आइटम की वजह से, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से कितना पीएल पे असर आया है ये भी दिखना चाहिए। आइए इस बात को समझाते हैं आपको।
बनाइए एक इनकम स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसा होता है पीएल? देखिए सेल होता है, इसमें से हम खर्चे घटाते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं मेरे? मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, और फाइनेंशियल खर्चे। मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे मतलब जितना फैक्ट्री में लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में लग गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे हो गए, और फाइनेंसिंग खर्चे मतलब जो लोन वगैरह लिए उसके इंटरेस्ट। इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑब्लिक प्रायर पीरियड आइटम। प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस प्रायर पीरियड आइटम। ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर आप इसमें से टैक्स और लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी आपने हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी प्रायर पीरियड आइटम नहीं पढ़ा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्रायर पीरियड आइटम है ही नहीं, यानी आप यहां पे प्रायर पीरियड आइटम लिखा हुआ है ये भूल जाइए, यहां पे प्रायर पीरियड आइटम की और एडजस्टमेंट किया है ये भी इग्नोर कर दीजिए, एज्यूमिंग कि देयर इज नो प्रायर पीरियड आइटम। तो देखिए हमने क्या किया है, एक बार प्रॉफिट निकाला है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की एडजस्टमेंट करके फिर से क्या किया हमने, प्रॉफिट निकाल दिया। तो इसे कहा जाता है कि इंपैक्ट ऑन पीएल इज ऑल्सो सोन। सिर्फ हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से नहीं दिखाए हैं, उसकी वजह से पीएल पे क्या असर आ रहा है ये भी पता चल रहा है, क्योंकि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट कितना था, 5 करोड़, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट कितना हो गया, 3 करोड़। तो दिख रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से प्रॉफिट पे क्या असर आ रहा है। बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर हम इतने आइटम लिखे इसमें ये कौन से आइटम है, ये ऑर्डिनरी आइटम्स है, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लस एक्सेप्शनल भी, ध्यान दीजिए एक्सेप्शनल आइटम भी क्या है, ऑर्डिनरी आइटम भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जितने ऑर्डिनरी आइटम होंगे वो इकट्ठा भी लिखा गया होगा, लेकिन जितने भी एक्सेप्शनल आइटम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज होंगे, अलग अलग लिखे गए होंगे, राइट। तो यहां पे है ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल, ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल यहां पे लिखे गए हैं। ऑर्डिनरी एग्रीगेट करके भी लिखा जा सकता है, और लेकिन एक्सेप्शनल को अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप एक बार प्रॉफिट निकाल लेंगे और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्रेजेंट करेंगे, ताकि ये पता चले कि इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या असर आया है, ठीक है। इतनी बात। आइए वापस से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। आपको यह चेक करना होगा कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो किए हैं
क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है? ठीक है, और अगर वो परिवर्तन मटेरियल है, मतलब आपका एस्टिमेट जो बना था और जो एक्चुअल में हुआ, क्या उसमें मटेरियल डिफरेंसेस हैं, मतलब बड़ा डिफरेंसेस है विच विल इंपैक्ट द यूजर? अगर ऐसा है तो आप उसे सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। आइए एग्जांपल से इस बात को समझाते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए इस बात को। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया था 5 लाख रुपया का, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर बैड डेब्ट हुआ तो पता है कितना हो गया? Let us say this is last year and this is current year. How much is my debtor? Debtor is my 5 crores. ठीक है, लास्ट ईयर व्हाट आई वाज एस्टिमेटिंग कि मेरे 5% बैड डेब्ट हो जाएंगे, तो कितना बैड डेब्ट बना दिए थे प्रोविजन? 5 लाख रुपए, ठीक है, 5% अगर हो जाएंगे 5 करोड़ रुपए के, 1 करोड़ रख लीजिए। माई डेटर वॉज 1 करोड़ और लास्ट ईयर हमें लग रहा था कि बैड डेब्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5%, तो हमने प्रोविजन बना दिया था 5 लाख रुपए का, ठीक है। मेरे वही डेटर अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, द सेम डेटर इज एग्जिस्टिंग इन द करंट ईयर, और करंट ईयर में अभी कुछ भी पैसे नहीं आए। अब हमें लग रहा है कि ये डेटर कितने रुपए का डूबेगा पता है? 20 लाख रुपए का। सेम डेटर की बात कर रहे हैं, जो पिछले साल हमको कितना लग रहा था? 5 लाख रुपया, वही डेटर में से इस बार कितना डूब जाएगा लग रहा है? 20 लाख रुपया। तो ये होता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसे ये क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आपका एस्टिमेट पहले कुछ और था, अब कुछ और है, ठीक है। क्या करना चाहिए ऐसे केस में? अगर 5 लाख रुपए से 20 लाख का परिवर्तन है तो ये एक बड़ा परिवर्तन, इसे कहा जाता है मटेरियल चेंज है। अगर ये मटेरियल चेंज है तो इस बार जब आप प्रोविजन बनाएंगे तो बताएंगे कि 15 लाख रुपए का प्रोविजन लास्ट ईयर के डेटर के रिस्पेक्ट में है। अलग से ये बात लिखेंगे कि लास्ट ईयर के डेटर के रिस्पेक्ट में हम ये प्रोविजन बना रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करंट ईयर प्रोविजन जो आप बना रहे होंगे। लास्ट ईयर के एस्टिमेट में ही अंतर आया, जो पिछली बार आप 5 लाख रुपए बोल रहे थे वही 5 लाख रुपए ना होके कितना है? 20 लाख रुपए। लेकिन अगर पिछले साल 5 लाख रुपए का प्रोविजन बनाए थे, अब लग रहा है कि उस 5 लाख में कितना डूब जाएगा? 6 लाख रुपया। कोई मटेरियल बात नहीं है। अगर कोई मटेरियल बात नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? करंट ईयर के जो प्रोविजंस होंगे उनके साथ मर्ज करके एस्टिमेट बना सकते हैं। आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? कि अगर एस्टिमेट में जो आपने चेंज किया है वो मटेरियल चेंज है, इफ इट इज एन मटेरियल चेंज यू नीड टू सेपरेटली disclose it in PL account. Whereas in case it is not a material change, you need not separately disclose it. You can merge it with current year provisions. ठीक है, आप current year estimate के साथ ही उसे present कर सकते हैं। अगर मटेरियल चेंज है तो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, नॉट मटेरियल चेंज, no separate disclosure required. क्लियर है सबको?
चलिए, तो हम लोग ने एक आइटम कंप्लीट किया, एंड दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम. प्रायर पीरियड आइटम किसे कहते हैं? लिखिए, आइटम ऑफ इनकम और लॉस विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड, which was not recorded in earlier year. कुछ आइटम थे इनकम और लॉस के जो पिछले साल रिकॉर्ड नहीं हुए थे. ठीक है, क्यों नहीं रिकॉर्ड हुए थे? बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन, हमसे गलती हो गई थी या फिर छूट गया था. पिछले साल की सैलरी चार्ज ही नहीं किए, भूल गए. पता है क्यों चार्ज नहीं किए? पे किए नहीं थे, आउटस्टैंडिंग थी, ध्यान ही नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग की एंट्री मारनी थी. बात समझ में आई? हमने रेंट की पेमेंट की नहीं थी, आउटस्टैंडिंग पड़ा था, याद ही नहीं रहा, एंट्री ही नहीं की आउटस्टैंडिंग. पिछले साल का कोई आइटम ऑफ रेवेन्यू या खर्चे की आप एंट्री भूल गए थे पिछले साल करना, और करंट ईयर में वो आपको याद आई कि अरे पिछले साल तो हमसे ये छूट गया था, मैंने किया ही नहीं, या गलती हो गई, हमसे हुआ नहीं था पिछले साल ये एंट्री. तो करंट ईयर में जब आप उसकी एंट्री करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रायर पीरियड आइटम. बस ये है प्रायर पीरियड आइटम. तो ऐसे याद रखेंगे, व्हाट इज प्रायर पीरियड आइटम? लास्ट ईयर जो एंट्री हमसे छूट जाती है वो एंट्री हम करंट ईयर में करते हैं, लेकिन वो जब एंट्री करंट ईयर में हम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रायर पीरियड आइटम. ठीक है, बिकॉज ऑफ एरर और ओमिशन. ईदर टोटल और पार्शियल. जैसे हम भूलते भी हैं तो कैसे भूलते हैं? कभी कभी पूरा भूल जाते हैं, पूरा रेंट भूल गए. कभी कभी ये होता है कुछ रेंट की एंट्री मारे भी हैं, कुछ रेंट की एंट्री भूल गए. तो टोटल एरर हो सकता है, टोटल ओमिशन हो सकता है, या फिर पार्शियल एरर या फिर पार्शियल ओमिशन हो सकता है. वेदर इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल. अब जानबूझ के किए थे या सचमुच गलती हुई थी, इससे भी मतलब नहीं है. मतलब कुल मिला के कहानी बस इतनी है कि अगर पिछले साल एंट्री भूले हो और करंट ईयर में मारोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रायर पीरियड आइटम. इज नोन एज प्रायर पीरियड आइटम. एग्जाम्पल लिखवा दें इसके कुछ. एग्जाम्पल, फॉरगॉट टू चार्ज depreciation in PL of last year. ठीक है, डिप्रिशिएशन पिछले साल भूल गए थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, करंट ईयर में चार्ज कर लीजिए लास्ट ईयर का डिप्रिशिएशन, लेकिन करंट ईयर में अब वो डिप्रिशिएशन क्या कहलाएगा? प्रायर पीरियड आइटम. आप फॉरगेट कर गए थे, फॉरगेट टू चार्ज रेंट इन पीएल ऑफ लास्ट ईयर. अब आप बताएंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या हो, क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता होगा? ऑप्शन 1, नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड. नंबर 2, सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, या फिर डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? तीन चीजें हैं. कभी कभी स्टैंडर्ड क्या बोलता है? नो सेपरेट डिस्क्लोजर. कभी क्या बोलता है? सेपरेट डिस्क्लोजर. और कभी क्या बोलता है? डिस्क्लोज इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? क्या बोलेगा स्टैंडर्ड? ये आपको पहले ही पता है. पता है क्यों? क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट बनाते समय हमने प्रायर पीरियड आइटम अलग से लिखा था. यहां पे एक बार प्रॉफिट निकल रहा है इसके पहले और दोबारा प्रॉफिट निकल रहा है इस आइटम के बाद. यानी प्रायर पीरियड आइटम की डिस्क्लोजर कैसे होनी है? इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. यही तो छोटा सा स्टैंडर्ड है. AS5 में कोई दम थोड़ी ना है.
गिनती की बातें हैं जो AS5 बताता है, और सिर्फ यही बता रहा है कि डिस्क्लोजर कैसे करना है पीएल में। ठीक है, इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, इट्स अ प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क्लोजर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लिख देते हैं डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट its impact on PL is known separately. तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन ही आता है, पता है, डिस्कस द ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल। सिचुएशन दे देता है और कहता है डिस्कस द ट्रीटमेंट, और आंसर में क्या आएगा? आंसर या तो आपका होता है नो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, या तो आपका आंसर होता है सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, और या फिर आपका आंसर होता है डिस्क्लोज इन अ वे दैट इज इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली। क्लियर है इतनी बात? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आपसे, लेट मी चेक कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आप क्लासिफाई कीजिएगा, आप हमको बताइएगा ये कौन से आइटम की डिस्कशन कर रहे हैं, वेदर आई एम टॉकिंग ऑफ ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रायर पीरियड आइटम, क्या डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, लास्ट ईयर जो सैलरी हम पे कर रहे थे एक पर्टिकुलर स्टाफ को, वो थी 10,000 पर मंथ। क्लियर है? पिछले साल मेरे एक स्टाफ की सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपए महीने। ठीक है, करंट ईयर में हमने उसकी सैलरी कर दी 12,000 पर मंथ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। यू नो व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब बैक डेट से सैलरी बढ़ा दी है। करंट ईयर में सैलरी 12,000 की है, लेकिन लास्ट ईयर से इफेक्टिव बना दी है। तो करंट ईयर में हमने उसे पेमेंट कितनी की, अब इसकी बात करते हैं। करंट ईयर में हमने उसे पेमेंट की 12,000 इंटू 12, 1,44,000, प्लस पिछले साल का 2,000 इंटू 12, पिछले साल का भी तो 2,000 रुपए के हिसाब से ज्यादा दिए, कितना? 24,000, और लास्ट ईयर दिए कितने थे? 1,20,000। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब 1,20,000 रुपए दिए थे तो 1,20,000 रुपए खर्चा किसका था? सैलरी का। करंट ईयर का 1,44,000 रुपए सैलरी का खर्चा है। ये 24,000 रुपए करंट ईयर सैलरी का खर्चा कहें या प्रायर पीरियड आइटम कहें, बस इस 24,000 के लिए बता दीजिए। जान दीजिए, इसमें तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो लास्ट ईयर सैलरी का खर्चा था। ये 1,44,000 रुपए करंट ईयर सैलरी का खर्चा है। ये 24,000 रुपए को क्या बोले? जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा देने की वजह से करंट ईयर में दिया गया है, जो सैलरी बिलोंग करती है लास्ट ईयर को। यू हैव टू टेल वेदर दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम और नॉट, यस और नो, दैट्स ऑल। इज इट अ प्रायर पीरियड आइटम? जितने लोगों को प्रायर पीरियड आइटम लग रहा है हाथ उठा के दिखाएं। क्यों लग रहा है प्रायर पीरियड आइटम? क्योंकि लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में है। आपको प्रायर पीरियड आइटम नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। क्या गलती हुई है? क्या लास्ट ईयर गलती की वजह से कुछ छूट गया था जो करंट ईयर में चार्ज किया? कोई गलती नहीं हुई थी, कोई ऑमिशन नहीं हुआ था, ना तो छूटा है ना कोई गलती हुई थी। करंट ईयर में ही हमने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ा दी है। ये करंट ईयर का आइटम है। 24,000 रुपए इस बार के लिए क्या है? ऑर्डिनरी आइटम। दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। तो ये था एग्जाम जैसा क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे बातें ऐसी करेंगे कि आपको गुमराह करके दूसरी जगह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देयर वाज नो एरर और ओमिशन इन इट एंड देयरफॉर दिस इज एन ऑर्डिनरी आइटम। चलिए फिर से आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पिछले साल मेरे स्टाफ की सैलरी 12,000 रुपए महीने ही थी, गलती से हमने 10,000 रुपए महीने चार्ज कर दी थी, और करंट ईयर में 1,44,000 के बाद फिर 24,000 रुपया और चार्ज कर दिए, क्योंकि लास्ट ईयर में 24,000 रुपया कम चार्ज किए थे सैलरी का खर्चा।
अब 24,000 रुपया क्या है? प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है ये बात तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप प्रायर पीरियड बोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा वो एरर या ओमिशन की वजह से होना चाहिए। कोई भी चीज लास्ट ईयर की अगर करंट ईयर में अराइज ही हो रही है, लास्ट ईयर में वो चीज नहीं सोची जा सकती थी, तो वो प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। प्रायर पीरियड आइटम लास्ट ईयर का आइटम होना चाहिए और लास्ट ईयर की गलती की वजह से लास्ट ईयर में छूटा था, ये होना चाहिए। ठीक है, बिलोंगिंग टू लास्ट ईयर इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम। सिर्फ बिलोंगिंग टू लास्ट ईयर इज नॉट प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कब है? जब लास्ट ईयर की गलती की वजह से करंट ईयर में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है इतनी बात। आइए तीसरी चीज क्या है इस स्टैंडर्ड में? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड को समझा हमने, प्रायर पीरियड आइटम समझा। अब तीसरी चीज क्या है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो चेंजेस की बात तो कर ही लेते हैं, पहले आप ये बताइए व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज? क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज का रेफरेंस पहले कभी आया है? क्या आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड पहले कभी सुना है? हां, AS 1 में अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने सुन रखा है। बताइए क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, SLM लगा दें कि WDV लगा दें, ये क्या है? दिस इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करें? फीफो कर ले या वेटेड एवरेज कर ले? व्हाट इज दिस? इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, व्हाट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज? अब ये बात करते हैं, व्हाट इज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे थे फीफो पे अभी तक, इस साल हम वेटेड एवरेज करना चाहते हैं, दिस कॉल्ड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। I was charging depreciation by WDV method till date, but now I wish to charge depreciation by SLM method. This is changes in accounting policy. तो लिख दें what is changes in accounting policy? Changing method of depreciation from SLM to WDV, इसे कहा जाता है change in accounting policy. Changing method of depreciation from WDV to SLM, इसे क्या बोला जाता है? Changes in accounting policy. Changing method of valuation of inventory from FIFO to weighted average. Changing method of valuation of inventory from FIFO to weighted average. दूसरा भी लिख सकते हो आप, चेंजिंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो, ये सब कहलाता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन वेटेड एवरेज की जगह फीफो पे कर दे तो वैल्यूएशन में अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर अंतर मटेरियल है, जो चेंज का इंपैक्ट है वो अगर मटेरियल है तो क्या करना है, और अगर ये नॉन मटेरियल इमटेरियल है तो क्या करना है? मटेरियल नॉट मटेरियल चेंज, ऐसे समझिए। कब हम बोलते हैं मटेरियल चेंज हुआ है? पता है फीफो से इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1 लाख रुपए आ रही है, वेटेड एवरेज से कर दो तो 1.25 लाख रुपए आ जा रही है, बहुत अच्छा खासा चेंज हो गया। फीफो से कर रहे थे 1 लाख रुपए आ रही है, वेटेड एवरेज कर रहे तो 99,500 रुपए आ रही है, तो इट्स नॉट अ मटेरियल चेंज। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग चेंज करते हैं अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को, लेकिन उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये बात।
तो अगर मटेरियल चेंज होता है तो क्या करना है? डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट। ये तो बात नोट्स टू अकाउंट में बोली जाती है ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। वो तो पीएल में लिख नहीं देते हैं, जहां पे इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी हो वहीं पे लिख दिया ये इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे, फीफो मेथड, तो नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं। तो अगर मटेरियल चेंज है तो नोट्स टू अकाउंट में लिखिए, अगर मटेरियल चेंज नहीं है तो नोट्स टू अकाउंट में भी मत लिखिए। कोई तकलीफ किसी को? तो अकाउंटिंग पॉलिसीज के अलावा अभी तक जब भी हम डिस्क्लोजर की बात कर रहे थे तो पता है डिस्क्लोजर कहां पे बात कर रहे थे? पीएल में। और अकाउंटिंग पॉलिसी की जब बात आई तो डिस्क्लोजर कहां पे बात कर रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, क्या आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर बैठ गया है कि नहीं? ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इसमें? ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, देन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, देन प्रायर पीरियड आइटम एंड देन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, आइए अब हम लोग टेक्स्ट देखते हैं और हम लोग बहुत आराम से इसको समझ पाएंगे। The objective of AS5 is to prescribe the classification and disclosure of certain items in the statement of profit and loss. आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, व्हाट इज दिस क्लासिफिकेशन? यही ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब बताएंगे। और क्या बताएंगे? उसका डिस्क्लोजर बताएंगे। तो हमने भी आपको बताया था कि इस स्टैंडर्ड का दो ही ऑब्जेक्टिव है, क्लासिफिकेशन बताना और उसका डिस्क्लोजर बताना of certain items in the statement of profit and loss so that all the enterprise prepare and present such a statement on a uniform basis. वो इसलिए किया गया है कि हर कोई अपना पीएल यूनिफॉर्म बेसिस पे एक जैसा बनाए। Accordingly, AS5 requires the classification and disclosure of extraordinary and prior period item and disclosure of certain items within profit and loss from ordinary activities. It also specifies the accounting treatment for changes in accounting estimates and disclosure to be made in financial statement regarding changes in accounting policies. Now, net profit or loss for the period. All item of income and expenses which are recognized in a period should be included in the determination of net profit or loss for the period unless accounting standard requires or permits otherwise. The net profit or loss for the period comprises of the following components. पहला है ordinary item. Definition देखिए, any activities which are undertaken by an enterprise as part of its business. जो activity core business activity है, ठीक है, and such related activities in which enterprise engages in furtherance of incidental to or arising from these activities. बिजनेस की वजह से भी और कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी क्या है? कह रहा है मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, जैसे सेल करना, पेंसिल सेल करना, पेन सेल करना इज माय मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है सेल करना। लेकिन पेन और पेंसिल जब हम सेल करते हैं तो उसे ट्रांसपोर्ट करवा के भी देना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट करवा के देना ये एक्टिविटी भी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। कह रहा है कि इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन एक्टिविटी भी क्या होगी? आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मर्केंटाइज, मर्केंटाइज मीन्स इन्वेंट्री, लॉस ऑन सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द सीजन। व्हाट इज दिस? जैसे सीजन के अंत पे माल बच गया, वो आपने घाटे में सब माल बेच दिया, ये भी क्या है? ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, income or expenses that arise from event or transaction that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise and therefore are not expected to recur frequently or regularly. Extraordinary items should be disclosed in the statement of profit and loss as a part of net profit or loss for the period. The nature and amount of such extraordinary items should be separately disclosed in the statement of PL in a manner, ध्यान दीजिएगा, separately disclosed तो है ही है, लेकिन आगे पढ़िए, in a manner that its impact on current profit and loss can be perceived.
उसका इंपैक्ट भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्रॉफिट निकालते हैं बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाते हैं, तो फिर फाइनल प्रॉफिट आता है मेरा। Whether an event or transaction is clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise is determined by the nature of the event or transaction in relation to the business ordinarily carried on by the enterprise rather than by the frequency with which such event are expected to occur. कह रहा है आप एक आइटम की फ्रीक्वेंसी पे फोकस मत कीजिएगा कि कितनी बार हुआ है, ठीक है, कि 10 बार हुआ है कि 20 बार हुआ है, तो उससे हम डिसाइड कर लें कि ये ऑर्डिनरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कह रहा है ये इस पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, therefore an event or transaction may be extraordinary for one enterprise but not so for another enterprise. कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज के लिए एक आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लेकिन दूसरे के लिए नहीं भी है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब आइए उसका एग्जांपल बताएं कि एक पर्टिकुलर आइटम किसी के लिए ऑर्डिनरी और दूसरे के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे है। लॉसेस सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक में क्वालिफाई एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर मेनी इंटरप्राइजेस। अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो हमें लॉसेस होगा, तो हम पता है उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन अर्थक्वेक में नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया वो क्लेम देगी, पता है उसके लिए क्या है, ऑर्डिनरी आइटम। वो तो जब भी अर्थक्वेक होता है तो इंश्योरेंस क्लेम देती है। अरे वो तो ये सब कुछ होता है तभी तो क्लेम देना पड़ता है। आग लगना हमारे लिए क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, आग लगने का नुकसान मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आग लगने का क्लेम मिलना भी पता है मेरे लिए क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो क्लेम दे रही है क्या वो बोलेगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? अरे तुम तो आग लगती है तभी देते ही हो पैसा। अगर उसको हम तुम्हारे इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेगा तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी बचेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है सबको? तो एक पर्टिकुलर आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी के लिए और दूसरे के लिए ना हो, ऐसा पॉसिबल है। तो उसका एक एग्जांपल हमने ये दिया कि आग लग जाने का नुकसान होना मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आग लग जाने का इंश्योरेंस क्लेम मिलना मेरे लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन जो कंपनी क्लेम दे रही है उसके लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटी, उसके लिए ऑर्डिनरी आइटम। For example, losses sustained as a result of earthquake may qualify as an extraordinary item for many enterprises. However, claim from policyholders arising from an earthquake do not qualify as an extraordinary item for an insurance enterprise that insures against such risk. Clear है सबको? आइए, exceptional item. What are the exceptional item? Again, it's an ordinary item only. ठीक है, ordinary item है, regularly नहीं होता, irregular nature का है। When item of income and expense within profit or loss from ordinary activities are of such size, nature or incidence that their disclosure is relevant to explain the performance of the enterprise for the period, the nature and amount of such items should be disclosed separately. कह रहा है ये वो आइटम होते हैं जिनका अलग से अगर न लिखा जाए ना तो पता है, मतलब दूसरे आइटम के साथ मर्ज करके लिख देंगे तो इसका इंपैक्ट ऐसा हो जाएगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप एक्चुअली में परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। मतलब क्या है पता है, इस बार हमने एक फिक्स्ड एसेट सेल की है, ठीक है, और उसमें लॉस हो गया, फिक्स्ड एसेट को सेल करने में लॉस हो गया 2 करोड़ रुपए का। ठीक है, अगर किसी दूसरे चीजों के साथ हम इसको मर्ज करके दिखा दें, अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज ना करें, तो पता है कंपनी क्या लगेगा कि अरे ये कंपनी पिछले साल तो 10 करोड़ कमाई थी और इस बार पता है कितना कमाई है, पिछली साल 10 करोड़ कमाई थी, इस बार 11 करोड़ कमाई है। लेकिन 2 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट पे लॉस हो जाने की वजह से वो क्या दिख रहा है, 9 करोड़। जो शेयर होल्डर होंगे वो हमारे क्या सोचेंगे, कहेंगे 10 करोड़ कमाने वाली कंपनी हम 9 करोड़ कमा रही है, अभी ये नीचे जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में है नहीं। वो तो फिक्स्ड एसेट इस बार डिस्पोज की है और जब भी फिक्स्ड एसेट डिस्पोज करते घाटा होता ही है। 10 साल 20 साल में एक बार फिक्स्ड एसेट डिस्पोज होता है, उस साल घाटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो उसके इंपैक्ट वो अलग से अगर नहीं दिखेगा पीएल पे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, पता है इस बार एक केस में हम हार गए, इस वजह से हमको 2 करोड़ रुपए देने पड़ गए थे। और सच पूछिए तो पिछले साल 10 करोड़ कमाए थे, इस बार 11 करोड़ कमाए थे। एक केस हम हार गए, उस वजह से 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना पड़ गया और प्रॉफिट कितना हो गया, 9 करोड़। अगर ये कंपनसेशन जो आपने दिया अलग से नहीं लिखेंगे, पता है शेयर होल्डर क्या सोचेंगे, कंपनी अब कम कमाने लग गई। क्लियर हो रही है बात? इसलिए कह रहा है एक्सेप्शनल आइटम को अलग से दिखाना जरूरी है। इसको अलग से आप नहीं दिखाएंगे तो कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस ही समझ में नहीं आएगी।
Circumstances which may give rise to separate disclosure of item of income and expenses, the write down of inventories to net realizable value as well as reversal of such write off. इन्वेंट्री की वैल्यू को कम कर देते हैं, रिवर्सल कर देते हैं उसका, ये एक्सेप्शनल आइटम है. A restructuring of the activities of the enterprise and the reversal of any provision for the cost of restructuring. Disposal of item of fixed asset, disposal of long term investment, legislative changes having retrospective applications. ठीक है. What is legislative changes? बेसिकली कानून में कुछ परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन की वजह से आपको अपने अकाउंट्स को चेंज करना पड़ रहा है. ठीक है, जिसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी वजह से प्रॉफिट दिख नहीं रहा है. क्लियर है बात? तो कह रहा है कि ऐसा कुछ है, ये एक्सेप्शनल आइटम है. लिटिगेशन की सेटलमेंट, अदर रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस. ठीक है ये बात. व्हाट इज प्रायर पीरियड आइटम्स? Prior period item are income or expenses which arise in the current period as a result of error or omission in the preparation of financial statement of one or more prior period. As a result of error or omission. Error in the preparation of financial statement of one or more period may be discovered in the current period. Error may occur as a result of mathematical mistake. कुछ भी हो सकता है, mathematical mistake हो गई आपसे, mistake in applying accounting policy हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट हो गया और ओवरसाइट, ध्यान से देखे नहीं थे इसलिए छूट गया. The nature and amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit and loss in a manner that its impact on current profit or loss can be perceived. Clear है? Changes in accounting estimates. An estimate may have to be revised if changes occur in circumstances based on which the estimate was made. आपने एक साल एस्टिमेट बनाया, ठीक है, तो अगले साल फिर से उस एस्टिमेट को चेंज करने की भी आवश्यकता आ जाती है. ठीक है, जैसे यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट एंड स्क्रैप वैल्यू, ये क्या करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. This need to be reviewed regularly. हर साल के अंत पे, every year end you need to review the useful life and scrap value of an asset. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमें यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 इयर्स लग रहा था एक एसेट का, तो हम 10 साल पे डिप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन 4 साल बाद अब लगता है कि यूजफुल लाइफ 6 साल नहीं बची है, यूजफुल लाइफ तो 3 ही साल बची है, तो हम 3 साल पे ही क्या करते उस एसेट को डिप्रिशिएट कर देते. ठीक है, तो कह रहा है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जब भी आएगा, आप कोई भी एस्टिमेट में चेंज करेंगे तो आप देखिए कि उसकी वजह से मटेरियल इंपैक्ट है या इममटेरियल इंपैक्ट है. अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो आप क्या कीजिए, उसका डिस्क्लोजर कीजिए नोट्स टू अकाउंट में. इममटेरियल इंपैक्ट है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं. An estimate may have to be revised if changes occur in the circumstances based on which estimate was made or as a result of new information, more experience or subsequent development. कह रहा है कुछ नई इंफॉर्मेशन आई, ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब सब्सिक्वेंट कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ कि आपको समझ में आ रहा है कि पहले वाला एस्टिमेट गलत है. बट करंट ईयर में कुछ ऐसा हुआ, कुल मिला के ये कहना चाह रहा है करंट ईयर में कुछ ऐसा हुआ, कोई नई डेवलपमेंट हुई, कोई नया एक्सपीरियंस आपका हुआ, कोई नई नॉलेज आपको मिली, जिसकी वजह से आपको समझ में आ गया कि पिछले साल बनाया गया एस्टिमेट क्या था, ठीक नहीं था, हमें अपने एस्टिमेट को रिवाइज करने की आवश्यकता है. तो कहता है करिए, अगर ऐसा है तो करिए. The revision of the estimate by its nature does not bring the adjustment within the definition of extraordinary item or prior period item. अगर एस्टिमेट चेंज होने की वजह से आप कोई भी फिगर को चेंज करते हैं तो कह रहा है ना तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना ही प्रायर पीरियड आइटम. ठीक है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहलाए. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बाय देयर नेचर आर अप्रोक्सीमेशंस. ये अप्रोक्सीमेशन होता है दैट मे नीड अ रिवीजन. और सीधी सी बात है, एस्टिमेट का मतलब ही अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स है तो निश्चित है चेंज होगा ही होगा. हम कहां कह रहे थे कि वो एक्चुअल फिगर है. अकाउंटिंग एस्टिमेट बाय देयर नेचर आर अप्रोक्सीमेशन दैट मे नीड रिवीजन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकम्स नोन. जब भी कुछ और पता चलता है तो मेरे एस्टिमेट बदल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ऑन द आउटकम ऑफ अ कंटिजेंसी which previously could not be estimated reliably does not constitute a prior period item. देखिए, पिछले साल
एक कंटिजेंसी क्रिएट हो गई थी, मेरे ऊपर किसी ने केस कर दिया था, लेकिन हम हार जाएंगे ये बात पिछले साल लगी नहीं रही थी। करंट ईयर में लग रहा है कि हम हार जाएंगे केस, और इनफैक्ट करंट ईयर में हम केस हार गए हैं, तो लॉसेस हो गए। तो क्या हम इसको लास्ट ईयर का आइटम कहें? ट्राई पीरियड आइटम केस तो पिछले साल ही हो गया था मेरे ऊपर। नहीं, कह रहा है पिछले साल केस हो गया था, लेकिन आप ये जज कहां कर पा रहे थे कि आप नुकसान होगा आपको? ठीक है, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि ये तो एस्टिमेट वाली बात है ना। क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल, Sachin purchased a new machinery costing 10 lakh. Useful life was taken to be for 10 years. Therefore, depreciation was charged at the rate of 10% on original cost. देखिए 10 लाख की मशीन है, 10 साल उसकी लाइफ है, तो कॉस्ट का 10% डेप्रिशिएट कर दो, हर साल 1 लाख रुपया। यूजफुल लाइफ वॉज टेकन टू बी 10 years, therefore depreciation was charged at the rate of 10% on original cost each year. After 5 years, 5 साल के बाद पोजीशन क्या होगी? मशीन की WDV बचेगी 5 लाख रुपया। 5 साल में कितना चार्ज हो चुका होगा? 5 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा, 5 लाख WDV बची होगी। When the carrying amount was 5 lakh, मतलब बुक वैल्यू जब 5 लाख रुपए थी, मैनेजमेंट रियलाइजेज दैट द मशीन कैन वर्क फॉर अनदर 2 years ओनली। अब मैनेजमेंट को लग रहा है कि 2 साल से ज्यादा मशीन नहीं चलेगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना कर दीजिए आप? 2.5 लाख कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए 5 लाख को। तो कह रहा है कि राइट ऑफ 2.5 लाख रुपए ईच ईयर। आपने अब 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है। जल्दी बताइए क्या है? इज इट प्रायर पीरियड आइटम? नहीं, पिछले साल कोई गलती हो गई थी। अब आप ये कहेंगे कि एक गलती हुई थी हमसे, 10 साल लाइफ लेने की बजाय हमने 7 साल लाइफ लेने की बजाय कितना ले लिया था? 10 साल। इज इट अ मिस्टेक? नो, दिस वॉज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट का बदल जाना गलती नहीं होती है, वो एस्टिमेट था। This is not an example of prior period item but change in accounting estimate. In the same example, management by mistake calculate the depreciation in the 5th year as, मान लीजिए 5वें साल का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 5वें साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मतलब है कि 4 साल बीत चुके हैं। जब 4 साल बीत चुके होंगे तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 6 लाख रुपया। ठीक है, 5वें साल का डेप्रिसिएशन भी कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपया। गलती से हमने क्या किया पता है? 10% चार्ज कर दिया 6 लाख रुपया पे। 5वें साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5वें साल की ओपनिंग WDV क्या होगी? 6 लाख रुपया। 4 साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 6 लाख रुपया। हमको 6 लाख का 10% नहीं लगाना है, कितना लगाना है? 10 लाख का 10%। SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, गलती से 6 लाख का 10% लगा देते हैं 60,000 रुपया। अब अगले साल देखते हैं, अरे पिछले साल तो 40,000 रुपया कम लगा दी थे, अब क्या है? प्रायर पीरियड आइटम। कहता है इन द 5th ईयर आपने 10% ऑफ 6 लाख चार्ज किया, दैट इज 60,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख, एंड नेक्स्ट ईयर आप डिसाइड करते हो कि 1,40,000 रुपया अब हम लगाएंगे। क्यों? 1 लाख रुपया करंट ईयर का और 40,000 रुपया लास्ट ईयर का। तो क्या कहता है? 1 लाख रुपया तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कहलाएगा, लेकिन 40,000 रुपया को प्रायर पीरियड आइटम कहा जाएगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी बात नहीं समझ में आ रही है, पूछ सकता है। ठीक है, changes in accounting policies. Accounting policies are specific accounting principle and the method of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation, presentation of financial statement. Accounting policies can be changed only. Accounting policy आप तभी चेंज करते हो जब आप इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। आप अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कब चेंज कर सकते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली when the adoption of different accounting policy is required by statute. Accounting policy कब चेंज हो सकता है? When it is required by law. कोई कानून कह रहा है कि आप क्या कीजिए? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड SLM मेथड और WDV मेथड दोनों परमिट करता है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, हम एक कंपनी है तो हमें क्या फॉलो करना होगा? कंपनीज एक्ट भी,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फॉलो करना ही है, लेकिन कंपनीज एक्ट तो हमारे लिए भगवान है, अगर हम कंपनी है तो वो भी फॉलो करना है। कंपनीज एक्ट कहता है कि डेप्रीशिएशन हैज टू बी चार्ज ओनली बाय डब्ल्यूडीवी मेथड। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सब प्रिजम्पटिव बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कंपनी से कहता है कि डेप्रीशिएशन हैज टू बी चार्ज बाय डब्ल्यूडीवी मेथड ओनली। ये नया अमेंडमेंट आता है, चेंज आता है, ठीक है। और अभी तक हम क्या कर रहे थे, एसएलएम चार्ज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो कोई बात कही नहीं गई थी डेप्रीशिएशन की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों परमिट करता था, तो हम एसएलएम लगा रहे थे। अब कंपनी से कह रहा है कि डब्ल्यूडीवी लगाना जरूरी है और हमको डब्ल्यूडीवी करना पड़ेगा, कर लें? हां, कर सकते हैं। कह रहा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तभी होगा जब रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, कानून कह रहा है। दूसरी बात, फॉर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस कह रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंड हो गया या फिर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया जो ये कहता है कि आपको ऐसे ही करना है। अब तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे, आपको परमिशन मिलेगी, यू कैन डू सो, ठीक है। हम लोग अभी तक इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो मेथड से कर रहे थे। एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड आ जाता है जो कहता है कि वेटेड एवरेज मेथड हैज टू बी फॉलोड इन केस ऑफ योर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में वेटेड एवरेज मैंडेटरी है, तो अब हम वेटेड एवरेज करेंगे फीफो से। कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग पॉलिसी आप अपनी मन से, शौक से नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तभी कर सकते हैं जब तीन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कोई कानून कहेगा चेंज करने को तब, एएस कहेगा चेंज करने को तब, या फिर when it is considered that the change would result in more appropriate presentation of financial statement of the enterprise। अगर चेंज कर देने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्यादा निखर जाता है, खूबसूरत हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रियल पिक्चर दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगा रहे थे इन्वेंट्री का, जबकि एक्चुअल में वेटेड एवरेज मेथड मेरे केस में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जो माल पहले आता है ना, हम वही पहले बेचते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में माल पड़ा रहता है वो कौन सा होता है पता है? लास्ट परचेजेस वाला एकदम। तो फीफो मेथड अगर हमारी इंडस्ट्री में लगेगा तो पीएल ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि मेरे पास माल आखिरी वाला है। तो कहता है अगर मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ज्यादा अच्छा हो जाए और ज्यादा असली हो जाए। असली मतलब जैसा है ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसा हो जाए और ज्यादा, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर रियल पोजीशन को डिपिक्ट करने लग जाए मोर क्लियरली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल लीजिए। सबको बात समझ में आ रही है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी कब बदली जाती है, जल्दी बताइए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन कैन वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या आंसर करेंगे? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और एएस और फॉर मोर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉलोइंग आर नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हम आपको यह भी बता दें कि ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी का परिवर्तन नहीं है। क्या? द एडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडॉक एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन रिटायरमेंट। क्या कह रहा है? पहले क्या होता था कि मेरी कंपनी से कोई भी इंप्लॉय जाता था तो हम लोग तुरंत जितना मर्जी आता था उतनी ग्रेच्युटी दे देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ग्रेच्युटी का कानून लगता ही नहीं है। अगर मेरे ऊपर ग्रेच्युटी का कानून नहीं लगता है तो ग्रेच्युटी देना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हम भी बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे यहां से कोई भी इंप्लॉय जाता है तो मेरा मन करता है 50,000 रुपए तो दे देते हैं, चलो लो। इसे कहा जाता है कि एग्जिट टाइम पे एक्स ग्रेटिया। एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है ग्रेटिट्यूअस, खुशी से, अपने मन से, ठीक है। कोई भी इंप्लॉय निकला, कोई दूसरा इंप्लॉय निकला, हमने उसको 1 लाख रुपए पकड़ा दिया, ये लो ग्रेच्युटी, ठीक है। कह रहा अभी तक हमारे यहां ये चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर ग्रेच्युटी का कानून लगता ही नहीं है, तो जितनी मर्जी उतना दे दें। कह रहे लेकिन अब हमने एक सिस्टम बना लिया कि हम ग्रेच्युटी कितना देंगे और अकॉर्डिंगली हर साल हम ग्रेच्युटी का प्रोविजन वगैरह बनाने लग गए हैं, ठीक है। इज इट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अगर पहले कुछ करते ही नहीं थे और अब कुछ करने लग गए तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होता है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है पहले कुछ करते थे अब कुछ और करते हैं। आ रही है बात समझ में? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। द एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट अकर प्रीवियसली और दैट वर इममटेरियल। आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए, किसी ऐसे इवेंट के लिए जो पहले होता ही नहीं था आपके यहां।
तो कह रहा है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पहले कभी होता ही नहीं था वैसा ट्रांजेक्शन, और या पहले वैसा ट्रांजेक्शन होता था बहुत इमटेरियल था, बहुत छोटा सा था, अब वो ट्रांजेक्शन बड़ा होने लग गया है, तो आपने उसके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। समझ में आ गई बात सबको? तो कुल मिला के ये समझा गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज तब कहा जाता है जब प्रीवियसली कुछ पॉलिसी थी, अब कुछ और पॉलिसी है। प्रीवियसली ट्रांजैक्शन होता ही नहीं था, अब वो ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए उसके लिए हमने पॉलिसी बना ली, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये तो अकाउंटिंग पॉलिसी का एडॉप्शन हो गया। आज हम कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट कर रहे हैं। एनी चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, which has material effects should be disclosed। कहां पे डिस्क्लोज, कहां पे डिस्क्लोज? नोट्स टू अकाउंट में। और अभी तक जितना भी डिस्क्लोज वर्ड पढ़ रहे थे वो कहां का था? पीएल का। The impact and the adjustment resulting from such change, if material, should be shown in the financial statement of the period in which such change is made, to reflect the effect of such change. Where the effect of such change is not ascertainable, wholly or in part, the effect should be indicated. If change made in the accounting policy which has no material effect on the financial statement for the current period, but which is reasonably expected to have a material effect in the later period, the effect of such change should be appropriately disclosed in the period in which change is adopted. क्या कह रहा है? कह रहा है एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड किए, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड किए, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी मेथड करने से डेप्रिसिएशन 1 रुपया भी नहीं बदला इस बार। चांस की बात है, एसएलएम से निकाल रहे तो भी उतना ही आ रहा है, डब्ल्यूडीवी से निकाल रहे तो भी उतना आ रहा है इस बार का। ठीक है, चांस की बात है। ठीक है, हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज की, लेकिन चांस की बात है कि फीफो से जितना आ रहा था उतना ही वेटेड एवरेज से भी आ रहा है। पॉसिबल है कि नहीं? पहले हाँ या ना में बोलिए। बिल्कुल पॉसिबल। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो क्या अब हमें डिस्क्लोजर की जरूरत है नोट्स टू अकाउंट में? आपने पढ़ा मटेरियल चेंजेस है तो डिस्क्लोज करिए, यहां तो चेंज ही नहीं है तो डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं आएगी। लेकिन कह रहा है करंट पीरियड ही सिर्फ नहीं देखना है, क्या फ्यूचर में भी कभी चेंज आएगा ये भी देखिए। क्या चलिए इस बार तो फीफो वेटेड एवरेज दोनों बराबर हो गया, क्या आगे का भी अंतर आ सकता है? अरे पक्का आएगा। तो क्या इस आइटम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यही है लास्ट टाइम, फिर से पढ़ा देते हैं आपको। विच हैज नो मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करेंट पीरियड, करेंट पीरियड में तो कोई इंपैक्ट नहीं है, बट विच इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, बाद के साल में असर आ सकता है, कह रहा है। अगर ऐसा है, द फैक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड। तो आप ये बात डिस्क्लोज कीजिए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। कब डिस्क्लोज करें? जब फ्यूचर में चेंज आएगा तब करना है कि आज ही कर देना है? आज ही कर देना है, इन द पीरियड इन विच चेंज इज एडॉप्टेड, जिस साल आपने अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को एडॉप्ट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसी का की वजह से मटेरियल चेंज आपको किस दिन देखना है? जिस साल आपने अडॉप्ट किया बस उस साल का नहीं, ये भी सोचना है कि क्या आगे चेंज आएगा कि नहीं। अगर आगे चेंज आएगा या इस साल चेंज आया है, कुछ भी हुआ है, आप उसे क्या कीजिए? डिस्क्लोज कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, कैसे डिस्क्लोजर किया जाता है हम आपको बता दें। हम ऐसे डिस्क्लोज करते हैं। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया कि क्या चीज आप डिस्क्लोज करते हैं। ये डिस्क्लोजर है नोट्स टू अकाउंट वाला। तीन बातें डिस्क्लोज करते हैं आप ओल्ड पॉलिसी एंड न्यू पॉलिसी बताते हैं। मतलब ये बताते हैं पहले कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज, ये बताएंगे। फिर अमाउंट, फिर आप बताएंगे कि इसकी वजह से अमाउंट में कितना अंतर आ गया। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन ऐसे लिखते हैं,
Had the inventory been valued under old method, the inventory value would have been 5,32,000. ठीक है, तो आप ये बताते कि ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से किए होते तो कितना वैल्यू होता, ये भी बताइए. ठीक है, फिर इंपैक्ट ऑन पीएल, तो आप ऐसे बताते हैं कि अगर ओल्ड मेथड के हिसाब से वैल्यू किए होते तो प्रॉफिट मेरा 5,13,000 रुपए होता, न कि 6,26,000 रुपया जो दिख रहा है. बात समझ में आ गई? क्या क्या डिस्क्लोजर किया जाता है? पॉलिसी पुरानी वाली नई वाली दोनों बता देते हैं, फिर बताते हैं कितने रुपए का चेंज हुआ है इस पॉलिसी की वजह से, और फिर तीसरी बात बताते हैं कि पीएल पे इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आया. इतनी बातें नोट्स टू अकाउंट में बताई जाती है. ठीक है, ऑल सेट. क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आंसर आप नहीं देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन के बाद आप आंसर करने की खुद से कोशिश करेंगे एंड चेक करेंगे अपने आप को पैरेलली कि आर यू रेडी फॉर दिस स्टैंडर्ड और नॉट. Fuel surcharge is billed by the State Electricity Board at provisional rates. Fuel surcharge State Electricity Board ने provisional rate पे चार्ज कर दिया था, बिल कर दिया था. Final bill for fuel surcharge was of ₹5.30 lakh for the period October 2010 to September 2017 has been received and paid in February 2018. फिर आपको 5,30,000 रुपए की बिल मिलती है इस पीरियड को लेके, फरवरी 2018 में. ठीक है, however the same was accounted in the year 18-19, लेकिन आपने उसकी एंट्री पता है कब मारी? 18-19 में. 5,30,000 रुपए की बिल आ गई थी फ्यूल सरचार्ज की. ठीक है, फरवरी 2018 में, जो पीरियड कौन सा बिलोंग करता है? इस पीरियड का बिल आया है, लेकिन आया कब है? फरवरी 18 में. ठीक है, लेकिन आपने एंट्री 18-19 में की. फरवरी 18 आता है 17-18 में, लेकिन आपने उसकी एंट्री की 18-19 में. आपसे पूछ रहा है ये 18-19 में जो एंट्री कर रहे हैं ये कौन सा आइटम? अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट बताएंगे. क्या है ये? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एस्टिमेट, प्रायर पीरियड? क्या है? प्रायर पीरियड आइटम है. ठीक है, बेसिकली ये रिकॉर्ड होना चाहिए था 17-18 में. 17-18 में आपने रिकॉर्ड करने की बजाय 18-19 में किया. ये प्रायर पीरियड आइटम है, तो आप ये बता देंगे दिस इज प्रायर पीरियड आइटम. ठीक है, अब उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बताइए क्या करें. इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अ वे दैट इट्स इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली. ठीक है, during the year 18-19, a medium-sized enterprise, a medium-sized manufacturing company wrote down its inventory to NRV by 5 lakh. इन्वेंट्री को आप 5 लाख रुपए से कम कर दिए हो. बेसिकली इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ज्यादातर केसेस में क्या लोअर होता होगा, कॉस्ट या एनआरवी? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. ज्यादातर केसेस में क्या लोअर होता है, कॉस्ट या एनआरवी? बच्चों को नहीं मालूम है क्या लोअर होता है? क्या लोअर होता है? अरे कॉस्ट ही लोअर होगा. 100 रुपए का माल 125 रुपए में ही बिकता है. यही दुनिया होती है, यही बिजनेस होता है, यही धंधा होता है. और अगर 100 रुपए का माल 90 रुपए में बिकने लग जाता है तो लोग मोदी जी को गाली देने लग जाते हैं, कहते बिजनेस नहीं चल रहा है, इकोनॉमी देश की ठीक से नहीं चल रही है. 100 रुपया का माल 110 रुपए में ही बिकेगा. कॉस्ट ही हमेशा कम होता है. इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस पे होती है? कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर कहने के लिए होती किस पे है? अरे कॉस्ट पे ही होती है, क्योंकि लोअर कॉस्ट होता है. ठीक है, हमने एनआरवी पे वैल्यूएशन किया है, मतलब एनआरवी लोअर थी, तो उसके लिए 5 लाख रुपया कॉस्ट को कम कर दिया है. आपसे पूछ रहा है क्या ट्रीटमेंट करनी होगी इसकी, ये है क्या? पहले तो ये बताइए. राइट ऑफ कर दिया इन्वेंट्री की वैल्यू आपने, क्या होगा? एक्सेप्शनल आइटम हमने तो लिखवा रखा है, लिस्ट है आपके सामने. सच पूछिए ना तो आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं.
हम आपको तोता बना के बैठाए हैं। जितना आइटम एक्सेप्शनल है सारा लिखवा दिए, जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है लिखवा दिए हैं, और ऑर्डिनरी तो आप समझते ही हैं। छोड़ा कहां है आपके दिमाग लगाने के लिए कुछ आपके पास? राइट ऑफ इन्वेंट्री लिखे हो कि नहीं? जाके देख लो, एक्सेप्शनल आइटम में लिखे हो, इन्वेंट्री राइट ऑफ हो रही है, ठीक है, ऑर्डिनरी बात है, लेकिन इररेगुलर नेचर का एक्सेप्शनल आइटम है, ठीक है। 99% केसेस हम तो बोलते भी ऐसे ही हैं। क्या बोल रहे हैं? 99% केसेस में क्या चीज कम होता है? कॉस्ट ही कम होता है, यानी इररेगुलर आइटम है ये, एनआरवी का कम हो जाना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? आंसर हम शॉर्ट में लिख दें, 2-1 का आंसर एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी आइटम ऑफ इररेगुलर नेचर। ट्रीटमेंट बताइए जल्दी से अब इसकी। सेपरेट डिस्क्लोजर, ये हो गया आंसर। बस इसी को सेंटेंसेस बनाना होता है और आपको लिख देना होता है और नंबर पाने होते हैं। फिर देखिए, अ कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉइज यूनियन ऑन 1/9/2018 फॉर रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30/9/17। 30/9/17 से वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया है, और ये इंक्रीज किस दिन किया गया है? 1/9/18 को, ठीक है, बहुत सही। दिस वुड कॉस्ट द कंपनी एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम। इसकी वजह से कंपनी को 5 लाख रुपया और देना पड़ रहा है, ठीक है। इज द डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड इन 18-19? इज द डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर अमाउंट पेड इन 18-19? समझ में आई कि नहीं बात? नहीं? देखिए क्या हुआ है, देखिए 30/9/17 से हमने रिवीजन किया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली सितंबर वाली सैलरी अक्टूबर में आई होगी, मोटा मोटी यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर 17 से लेके मार्च 18 ये लास्ट ईयर में फॉल कर गया, ठीक है। तो साल भर का हम लोग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो यानी पिछले साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2.5 लाख रुपया पिछले साल के रिस्पेक्ट में भी खर्चा हुआ है, ठीक है। और करंट 2.5 लाख रुपया करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात सबको? और अभी 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर में और बाकी है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी 6 महीना और बाकी भी है। तो 6 महीने में और 2.5 लाख रुपया देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, इस साल के मिड में, ध्यान दो, आइए, ये 2 साल है, ये देखिए लास्ट ईयर, क्वेश्चन को समझा रहे हैं आपको, ये लास्ट ईयर, ये है करंट ईयर। करंट ईयर के मिड में हमने सैलरी को इंक्रीज कर दिया, यहां पे सैलरी इंक्रीज किया, ठीक है, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम, कहां से? लास्ट ईयर के मिड से, यहां से। सबको समझ में आई ना इतनी बात? करंट ईयर के मिड में हमने लास्ट ईयर के मिड से सैलरी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा दिया, और इसका 1 साल का खर्चा 5 लाख रुपया बैठा, ठीक है। यानी 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट यहां की हुई, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट यहां पे भी होगी, और 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट अभी यहां पे भी होगी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे का तो बढ़ाई है, आगे का भी तो बढ़ाई है, ठीक है।
अब ये वाला 2.5 लाख रुपया तो करंट ईयर की सैलरी है, ये 2.5 लाख रुपया भी करंट ईयर की सैलरी है, ऑर्डिनरी आइटम है मेरे हिसाब से। हमें ये वाला जानना है कि इस वाले आइटम को आप क्या कहेंगे, ये 2.5 लाख रुपया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, ऑर्डिनरी, क्या बोले? ऑर्डिनरी आइटम है, ये भी बात एग्जांपल में करा चुके हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ना पिछले साल की कोई गलती नहीं है, जो करंट ईयर में होगी तो हम उसे प्रायर पीरियड आइटम कहेंगे। और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है कि हो ही नहीं सकता, कि नॉर्मली कभी होता ही नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी बढ़ना ये एक ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ऑर्डिनरी है। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्डिनरी में भी बात कर लेते हैं कि प्योर ऑर्डिनरी कहेंगे या एक्सेप्शनल कहेंगे। एक्सेप्शनल क्या होता है एक बार हम बताएं। एक्सेप्शनल वो आइटम होता है जो ऑर्डिनरी नेचर का है, कम होता है, और वो आइटम अलग से दिखाना इसलिए जरूरी होता है, नहीं तो करंट ईयर की परफॉर्मेंस समझ में नहीं आएगी। अगर वो आइटम अलग से नहीं दिखाएंगे एज एन एक्सेप्शनल तो करंट ईयर की परफॉर्मेंस समझ में नहीं आएगी। एक बात बताइए, पिछले साल की सैलरी इस बार चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा, लोगों को समझ में आएगा प्रॉफिट गिर रहा है कंपनी का। क्या ये आइटम ऐसा है जो अलग से दिखना चाहिए? अगर आपको जैसे ही लगे ना ये आइटम अलग से दिखना चाहिए तो भी एक्सेप्शनल है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये 2.5 लाख रुपया क्या है? ऑर्डिनरी आइटम है, लेकिन एक्सेप्शनल वाला एक्सेप्शनल आइटम है और इसलिए इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए, ठीक है। Question 3, the company finds that the inventory sheet of 31st March 2018 did not include 2 pages containing details of inventory worth 14.5 lakh. बेसिकली कंपनी की इन्वेंट्री शीट थी, मतलब कुछ पेपर्स थे जिसपे इन्वेंट्री की पूरी डिटेल लिखी हुई थी। कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट पीएल बना रही थी तो 2 पन्ना उससे छूट गया था, और 2 पन्ना जो छूट गया था उसमें 14.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री की डिटेल थी। So how you will deal with the following matter in the account of Omega Limited for the year ended 31st March 2019? 31 मार्च 2018 को अब 2 पन्ना भूले थे, वो 2 पन्ना 31 मार्च 2019 को जब दिखाई दिया है तो अब क्या करेंगे? आप लोग तो फाड़ के फेंक देंगे धीरे से कि जो छूट गया छूट गया, लेकिन क्या करना चाहिए वो बता दीजिए। इट्स अ प्रायर पीरियड आइटम, लास्ट ईयर गलती हुई थी, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम इस तरीके से दिखाइएगा कि इंपैक्ट ऑन पीएल इज नोन सेपरेटली। तो प्योर थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है, सिर्फ आपको आइटम क्लासिफिकेशन आनी चाहिए और साथ में आपको उसका ट्रीटमेंट याद होना चाहिए। तो जो आपने समरी हमारे साथ बनाई है, अगर वो समरी आपके दिमाग में बैठी है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, ठीक है। आपको ये टेक्स्ट दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। Question 4. Explain whether the following will constitute a change in accounting policy or not as per AS. AS के हिसाब से क्या इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाएगा? देखिए, पहला है इसमें 4th का, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेटिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। पहले वो लोग एक्स ग्रेटिया पेमेंट देते थे रिटायरमेंट पे, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम बनाए हैं कि हर साल इतना इतना पैसा निकालेंगे, फिर जो एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको इतना रुपया देंगे, ऐसी स्कीम तैयार की है। तो क्या इसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है? नहीं। तो आंसर में सिर्फ इतना निकला है, नो दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, बस हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट इसमें है, management decided to pay pension to those employees who have retired after completing 5 years of service in the organization. Such employees will get pension of 20,000 per month. Earlier there was no scheme of pension in the organization. अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेंशन स्कीम नहीं चल रही थी, अब पेंशन स्कीम चल रही है, 20,000 रुपया कंपनी दे रही है। Is it change in accounting policy? No, this is not change in accounting policy. It's an adoption of new policy in fact.
कि हाँ 20,000 रुपया आप पेंशन की देंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब होता है जब पहले कुछ और ट्रीटमेंट हो रहा था, अब कुछ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप फॉलो करना शुरू कर दिए। ठीक है इतनी बात। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS5। विल स्टॉप हियर।